तो है गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 के बच्चों का साइंस का हम लोग देखने वाले हैं आज को। जो मंथली टेस्ट होने वाला है आप लोगों का कल, उसका हम लोग देखने वाले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो इसीलिए इस वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये सेट 2 होने वाला है साइंस का, ठीक है। सेट 1 हम लोग वीडियो अपलोड कर दिए, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, और ये जो होता है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होता है, ठीक है। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हमारे चैनल पर आप मिलता रहता है। और जो आपका मंथली टेस्ट होता है उसका तो क्वेश्चन आप लोगों को देते ही हम लोग। अब जो है आप लोगों का जो मॉर्निंग असेंबली कंटेंट होता है डेली, वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग पहले अपलोड कर देते, उसमें जो होता है ना आप लोगों को सपोर्ट बहुत कम मिलता था, जिससे हम लोग डिमोटिवेट हो गए थे, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग अभी भी डिमोटिवेट है आप लोगों के लिए, तब भी करें मेहनत, हम लोग अपनी 100% दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी मेहनत अपना 100% देना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आज का हम लोग ये क्लास 8 की वीडियो बच्चों का साइंस का आप लोगों को होने वाला है सेट 2। 1 घंटा का समय मिलेगा, 20 मार्क्स का होगा। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हो आपका पहला प्रश्न बोला जा रहा है, क्या बोला? सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी, सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियंत्रण होता है वो कौन सा प्रक्रम जो है आवश्यक होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट मतलब आवश्यक, मतलब आप लोगों का करना ही होगा, तभी पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों का होता है, ठीक है। देखिए, तो पाचन, श्वसन, परिसंचरण, तो जनन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर आप लोगों का जनन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए, तो हाइड्रा में आपका बहुखंडन जनन होता है, या फिर बहुखंडन, या विखंडन, या फिर मुकुलन, या फिर द्विखंडन। तो आपका आंसर जो है हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो ये मुकुलन। हाइड्रा में किस प्रकार का? मुकुलन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का 3 नंबर प्रश्न है, क्या हो रहा है? आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। जो आंतरिक निषेचन होता है ये होता है आप लोगों का मादा के शरीर के अंदर, ठीक है। तो मादा के शरीर में हो जाएगा, ठीक है, मादा के शरीर में। और बाह्य निषेचन बोलता है तो मादा के शरीर के बाहर हो जाता है, ठीक है। इसका हो जाएगा डी आपका। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपका, एक टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है। जो टेडपोल होता है, वयस्क जो मेढक, एक टेडपोल मतलब मेढक का जो बच्चा होता है, ठीक है। टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है, मतलब जो छोटा बच्चा, जो मेढक का छोटा बच्चा होता है उसको टेडपोल कहते हैं। तो वो विकसित हो जाता है किसके? मेढक के रूप में। तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहता है? निषेचन, कायांतरण, या फिर रोपण, या फिर मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा कायांतरण। अगला प्रश्न देख सकते हो 5 नंबर प्रश्न आपका बोला जाएगा, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। मादा युग्मनज और नर युग्मनज जब मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वो पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, तो इसे क्या जाता है आपका क्या कह रहा है? परागन, या फिर युग्मनज या निषेचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते तो उसे युग्मनज कहा जाता है। बट यहाँ पर जो है युग्मनज मिल रहा है, जब मादा युग्मनज और नर युग्मनज मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला प्रश्न आप लोग देख लेंगे। हम लोग अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। देखिए, तो अमीबा में जो होता है ना, जनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में बहुखंडन होता है, विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, या फिर द्विखंडन। अमीबा में जो होता है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। मतलब अमीबा का जो केंद्रक होता है ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, द्विखंडन। अगला प्रश्न आप लोगों को देख सकते हो 7 नंबर, वही क्वेश्चन जो हम लोग एक थोड़े पहले बताए थे जब आंतरिक निषेचन पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पूछ दिया कि बाह्य निषेचन होता है तो कहाँ पर होता है बाह्य निषेचन, अभी बताया था। तो क्या हो जाएगा? नर के शरीर में, या फिर नर के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर, मादा के शरीर में। तो ये हो जाएगा आपका मादा के शरीर के बाहर। और आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, शरीर के अंदर, या फिर बाहर में कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपको हो रहा है,
जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु जो होता है अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे कहा जाता है? उसको कहा जाता है जरायुज। और जो अंडा देते हैं उसे अंडप्रजक कहा जाता है। जो अंडा देते हैं उसे अंडप्रजक, और जो शिशु को जन्म देते हैं उसको जरायुज। समझ में आ गया होगा? अंडा देते हैं तो ये हो जाएगा अंडप्रजक। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न है आपका, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज जो होती है उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? युग्मनज जो होते हैं उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? केंद्रकों की संख्या होती है 1, 2, 3 या फिर 4। तो केंद्रकों की संख्या जो होती है ये 1 होती है। ठीक है, एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या 1 होती है। अगला देख सकते हो, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर देख सकते हो युग्मक पूछ दिया है। युग्मनज होता है एक, जब युग्मनज मिलता है तो निषेचन करता है, और जब युग्मक मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? उससे युग्मनज बनता है। तो युग्मक मिल रहा है इसलिए क्या बन जाएगा? नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। चलिए समझ में आ गया। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो बोला जा रहा है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है? सजीवों में जनन जो है क्यों महत्वपूर्ण है? इम्पोर्टेंट जो होता है ना, क्यों होता है सजीवों में जनन? देखिए, तो सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि जनन से ही सजीवों के वंश में वृद्धि होती है। वंश मतलब उसका जो पीढ़ी होता है, पीढ़ी में वृद्धि होता है, वंश में वृद्धि होता है। ठीक है, तथा क्या बोल रहा है, नामो निशान जो होता है, नामो निशान इस सृष्टि में बना रहता है। जो जब जनन होता है तब भी उसका जो वंश बढ़ता है, और उससे जो पृथ्वी में जो होता है मनुष्य का जो प्रजाति है उसका जो ये होता है नामो निशान उसका बना रहता है इसी से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, तो जिससे लुप्त नहीं होता है वो, जिससे वो जो होता है लुप्त नहीं होता है, जिसके कारण जो है ना जनन, यहाँ पर जनन होगा, जिसके कारण जनन बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, आलैंगिक जनन क्या है? आलैंगिक एक होता है लैंगिक, एक होता है आलैंगिक। हम लोग खुद की भाषा में समझ जाते हैं। आलैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, और लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। इतना छोटा सा बात था जो समझिए आप लोग। चलिए अलैंगिक जनन बोल रहा है। ठीक है, अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में किसी दूसरे जीव की सहायता से बिना स्वयं संतति उत्पन्न होती है। मतलब इसमें दूसरे जीव हम लोग जैसे नर और मादा की आवश्यकता, तो इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो होता है ना उसमें द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। मतलब खुद ही एक ही जीव से खुद और एक जीव बन जाता है। उसका जो केंद्रक होता है ये 2 भागों में टूट जाता है, ये होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा जीव में मुकुलन तथा और अमीबा में द्विखंडन, ये होता है आप लोग का। ये हो गया आप लोग का आलैंगिक जनन। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न आपका बोला जा रहा है यहाँ पर, मादा के गर्भ के भीतर शिशु के विकास मादा के गर्भ के भीतर शिशु के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। मतलब मादा के शरीर में जो आपका बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वो किस प्रकार से विकास करते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। निरंतर मतलब बहुत ज़्यादा वह विकास होता है, किसका? बच्चा का निरंतर विकास होता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, जैसे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें इत्यादि विकसित होते हैं। किसमें? गर्भाशय में, शिशु में। ठीक है, भ्रूण को में होता है। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर सभी शारीरिक भाग, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके उसे गर्भ कहलाता है। ठीक है, जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। जब गर्भ में जो होता है उसका पैर, हाथ, सब आँख सब निकल जाता है, तब उसे जो होता है बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का 14 नंबर प्रश्न कहा जाता है, जो हो रहा है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद क्या? आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर पूछ रहा है भाई? देखिए, आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गा इत्यादि। मतलब जिसमें जो होता है ना नर और मादा मिलते हैं, और मादा के शरीर में जो होता है ना शिशु का मतलब जन्म होता है, शिशु का भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन देख लीजिए, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य निषेचन वह निषेचन की प्रक्रिया जिसमें मादा जंतु, जो मादा होता है, मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। मादा जो होता है मादा के शरीर के बाहर होता है ये। ठीक है, मादा के शरीर के बाहर होता है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मतलब ये द्विखंडन हो जाता है, मतलब टूट जाता है 2 भाग में। ठीक है,
द्विखंडन होता है। ठीक है, निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है और मेरा मॉर्निंग असेंबली कंटेंट भी डाला जाएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।